डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बेसल इक्वेशन के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने पहले पढ़ा था कि बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। केस 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेक्चर 1 में केस 1 में हमने लिखा था कि n जो आपके पास कंडीशंस थी केस 1 में भी n आपके पास क्या है, n इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, तो थोड़ा रिमाइंड करते हैं आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आपके पास एक बेसल इक्वेशंस दे रखी है इस टाइप से x² d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस x² माइनस n² y इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो लास्ट लेक्चर में आपने इसके लिए इंडिशियल इक्वेशन निकाल ली थी, वो आई थी m² माइनस n² इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसके इंडिशियल रूट निकाले थे, वो आपके पास आए थे m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस n। फिर आपने इसका सॉल्यूशन निकाला था, जब आपने m को n पुट किया तो आपके पास ये सॉल्यूशन आया था और जिसका नाम आपने क्या रखा था बच्चों, ux रखा था। क्लियर। फिर आपने m को माइनस n पुट किया था, फिर आपके पास इस टाइप का सॉल्यूशन आया था और जिसके बारे में आपने क्या लिखा था, इसको vx लिखा था। ओके, फिर आपने कहा था कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन नंबर 1 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू c1 ux प्लस c2 vx होगा। क्लियर। फिर आपने क्या किया था कि यहाँ पर जो a नोट था, इस a नोट को रिप्लेस किया था 1/2 की पावर n गामा ऑफ n प्लस 1 से। तो रिप्लेस करने के बाद जब आपने a नोट को 1/2 की पावर n गामा ऑफ n प्लस 1 से इक्वेशन a के अंदर रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, नया सॉल्यूशन बना a नोट को रिप्लेस करने के बाद और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आई थी उसका नाम आपने क्या रखा था बच्चों, jnx। ओके, इसी टाइप से इक्वेशन नंबर b में a नोट को रिप्लेस करने के बाद और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आपको मिला था जिसका नाम आपने क्या रखा था बच्चों, j माइनस एन एक्स। समझ में आया ना। तो जहाँ पर jnx क्या था आपके पास, समेशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r x/2 की पावर n प्लस में 2r इंटू में 1/r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। और j माइनस एन एक्स कैसे मिला था, जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस n से, तो आपके पास क्या मिल जाता है, j माइनस एन एक्स हो जाता है। क्लियर है। तो आपके पास आपने केस डिस्कस किया था जब n इज़ नॉट एन इंटीजर, तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप्स का बनता है, व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है बेसल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कब, जब n इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, जहाँ पर jnx का काम ये करता है और j माइनस एन एक्स का काम ये करता है। फिर आपने इसमें एक पर्टिकुलर केस लिया था, अगर आप jnx में n को 0 से रिप्लेस कर दे, jnx को अगर हम 0 से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू मिलती है, वैल्यू मिली जिसको हमने क्या कहा, j नोट x विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 माइनस x की पावर 6 2 की पावर 2 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2। ओके, ये आपके पास क्या आ जाता है, j नोट x। यहाँ तक हमने बच्चों लेक्चर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, अब हम अपने लेक्चर 2 में आगे के केस अराइज करते हैं। केस 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे और केस 2 में आपके पास क्या है वो देखते हैं। ये स्टार्ट करते हैं केस 2। केस 2 में लिया कि जब आपके पास n इज़ इक्वल टू क्या आ जाए, 0 है। ठीक है। अब पहला केस तो हमने लिया था कि n इज़ नॉट एन इंटीजर। सेकंड केस में हम लेते हैं कि n की वैल्यू अगर 0 है तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब n ही आपके पास 0 हो जाता है तो वो बेसल इक्वेशन क्या बन जाएगी, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n की वैल्यू क्या आई, 0, तो वो क्या इक्वेशन बन जाएगी, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। तो ठीक है, जब n 0 है तो इसका मतलब क्या है, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, मतलब बेसल इक्वेशन में जहाँ भी आपके पास n था उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो आपके पास नई जो बेसल इक्वेशन अब ये बन जाती है, क्योंकि आपके पास क्या था, हमारे पास इक्वेशन
वन में क्या था आपके पास, इक्वेशन वन ये थी एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। यहाँ पर हमने एन को क्या रख दिया बच्चों, 0 रख दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर वाई बन जाएगा। क्लियर है ना। तो यही हमने इस स्टेप में किया है। ओके, तो यहाँ जब आपने n को 0 पुट किया तो वो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 बन जाती है और इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाती है। ओके, और इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन ने ये रूप ले लिया। ओके, अब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बच्चों, फ्रोबिनियस मेथड से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वी हैव टू यूज़ द फ्रोबिनियस मेथड। और ये इक्वेशन बच्चों आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में सोल्व कर चुके हो। चैप्टर 1 में ये कहाँ पर है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बिफोर द एक्सरसाइज 1.6। समझ गए ना। जब एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होने के बाद आप एक्सरसाइज 1.6 पे जाते हो तो उस दौरान जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो सेम यही है बच्चों, सेम इक्वेशन यही है। ओके, तो आपने ये ऑलरेडी चैप्टर 1 में कर चुके हो, तो ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत हम चैप्टर 1 से इसको उठा के थोड़ा बहुत आपको समझाते हैं कि जब आपने चैप्टर 1 में इस इक्वेशन को सोल्व किया था तो आपके पास इंडिशियल इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसके जो इंडिशियल रूट क्या आएंगे, m इज इक्वल टू 0 एंड 0। तो मतलब ये वो वाली एक्सरसाइज है जिसमें इंडिशियल रूट क्या आते हैं बच्चों, इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इक्वल रूट ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन। ओके, m की वैल्यू। और इस क्वेश्चंस में जब आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपके पास ये क्या आती है, एक रिकरेंस रिलेशन आती है। इसमें r को आप 0 1 2 3 4 3 पुट करेंगे तो आपको a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आप इस टाइप का सॉल्यूशन लेके चलते हैं फ्रोबिनियस मेथड में। तो आप यहाँ पर a0 की वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू इस यहाँ पर बच्चों 0 आती है, फिर आप a2 की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर a4 की वैल्यू पुट कर दोगे। तो इस टाइप से इस इक्वेशन का बच्चों क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। फिर आपने क्या किया, a0 को बाहर लिख दिया, a0 x की पावर m, और अंदर ये वाली टर्म है। ओके, तो फिर आप क्या करते थे कि m को जो इंडिशियल रूट आए हैं वो 0 पुट करते हैं, तो पुटिंग m इज इक्वल टू 0। जब आपने m को 0 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है, a0 तो बाहर पड़ा है, अंदर आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 की पावर 2, माइनस में x की पावर 4 के साथ नीचे आ जाता है 2 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, और x की 6 के साथ 2 की पावर 2 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2। ओके, और इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, a0 बाहर है और इस ब्रैकेट के अंदर जो पूरी टर्म है उसको हम क्या मान लेते हैं, ux मान लेते हैं। a0 तो बाहर पड़ा है, इस ब्रैकेट के वाली टर्म को पूरी को हमने क्या मान लिया बच्चों, ux मान लिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म ब्रैकेट्स के अंदर आपको दिख रही है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, j0x के इक्वल है। किसके इक्वल है, j0x, जो आपने पिछले लेक्चर में आपने निकाला था। क्लियर है, तो इसलिए हम इस टर्म को क्या भी लिख सकते हैं, a0 j0x। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों। हमने क्या लिया, n इज इक्वल टू 0 का केस रखा, बेसल इक्वेशन में जहाँ भी n था उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आप एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट एग्जाम्पल में कर चुके हैं। सारा वही प्रोसेस आपको क्या करना है बच्चों, रिपीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इन थर्ड पेज आपके पास क्या है। ओके, फिर आपको पता है कि जब इंडिशियल रूट इक्वल आ जाते हैं, इंडिशियल रूट अगर इक्वल हैं तो सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकलता है। सेकंड सॉल्यूशन आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.6 में, अगर एक सॉल्यूशन तो आप रूट इक्वल हैं तो m की जगह पर जो इंडिशियल इक्वेशंस थी वो m की वैल्यू जो भी रिपीटेड रूट आते हैं, 0 0 आता है, 1 1 आता है, 2 2 वो रखने पर आ जाता है। और दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपका कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया हुआ है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू m, और फिर वहाँ पर हम m की वैल्यू जो रिपीटेड रूट है वो पुट करते हैं। क्लियर है। नाउ वी फाइंड आउट द सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वो आपको निकालना आता है। तो उसको निकालने के लिए क्या किया आपने,
जो पहले वाला सॉल्यूशन आया हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू m करते हैं। ओके, तो कैसे निकलेगा, अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू m हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, a नॉट x की पावर m है एक बार, तो इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कर लेंगे, प्लस फिर सेकंड टर्म को एज इट रख देंगे और फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब इसमें आपके पास क्या सिचुएशन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया और फिर डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या करते हैं, जहाँ भी आपके पास m मिलेगा उस m को हम किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, 0 से रिप्लेस कर देंगे। 0 से रिप्लेस करने के बाद आपने देखा एक टर्म a नॉट, एक log x, और ये फिर एक टर्म बच जाती है, और ये खुद वही है जो पीछे आपने जब m इज़ इक्वल टू 0 रख कर एक सोल्यूशन निकाला था और जिसका नाम आपने क्या रखा था बच्चों, ux रखा था। क्लियर है, और प्लस में जो टर्म बची हुई है उसको हमने लिख दिया a नोट के साथ 1/2 की पावर 2 x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 4 की पावर 2 प्लस इंटू में 1 + 1/2 x की पावर 4। ओके, तो हैंस आपको एक तो सॉल्यूशन मिल गया m इज़ इक्वल टू 0 पुट करके, एक दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला कर y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m निकाल कर। तो क्लियर, तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा बच्चों हम कैसे लिखते हैं, आपने ऐसा चैप्टर 1 में सीखा है कि y इज़ इक्वल टू c1 y ऑफ x एट m इज़ इक्वल टू 0 प्लस c2 करली y बाई करली m एट m इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर बच्चों पुट कर दी। आपके पास क्या था, ये c1 था, y ऑफ x एट m इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है ux वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस फिर c2 था, फिर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी और ये वाला सॉल्यूशन आपके पास बन जाता है। ओके, फिर हमने क्या देखा कि c1a1, जो ये c1a1 आपके पास कांस्टेंट टर्म है c1a1, इसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल C1 से। ओके, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो आपके पास क्या है, j नोट x, इसको हमने j नोट x रख दिया, और ये जो c2a2 है इसको हमने कैपिटल, ये जो c2a2 है इसको हमने बच्चों कैपिटल C2 से रिप्लेस कर दिया, और ब्रैकेट में जो टर्म है उसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, y नोट x। क्लियर, और जहाँ पर y नोट x का काम कौन कर रहा है बच्चों, एक तो log ऑफ ux को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, j नोट x से, तो वेयर y नोट x इज इक्वल टू log ऑफ ux। ओके, देख लीजिए ये आपके पास y नोट x है और y नोट हमने x किसको रिप्लेस कर दिया, इस पूरी टर्म का नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, y नोट x। तो y नोट x आपके पास ये टर्म है, तो ये जो y नोट x है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, सारा का सारा आपको उस एग्जाम्पल को रिपीट करना है। 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, एक उसमें भी मिलता है c1 ux प्लस c2 vx, यहाँ पर ux को हमने j नोट x से रिप्लेस कर दिया क्योंकि जो ux है वो j नोट x के इक्वल है, और जो vx था उस पूरे का नाम हमने कैपिटल y नोट x रख दिया, और इस कैपिटल y नोट x को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर 0। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये आपके पास सॉल्यूशन मिल गया था, और एक बार देख लीजिए ये जो सॉल्यूशन है इट इज़ द सॉल्यूशन व्हेन n इज इक्वल टू 0। ओके, 2 केस रीड कर चुके हैं। केस 1 जब n आपके पास इंटीजर नहीं है तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन आया था c1 jnx प्लस c2 j माइनस nx, जब n आपके पास 0 है तो सॉल्यूशन आया c1 j नोट x प्लस c2 y नोट x। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम थर्ड केस पे चलते हैं। केस नंबर थर्ड क्या कहता है आपके पास, केस नंबर थर्ड ने कहा जब n आपके पास क्या है, एक इंटीजर है, व्हेन n इज एन इंटीजर। अगर n आपके पास इंटीजर है तो उस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब आप इस पे डिस्कस करेंगे। तो इस पे आगे चलते हैं, आप एक बार वापस आते हैं ये वाला कंसेप्ट पे। आपने कहा था कि जब m इज़ इक्वल टू n रखते हैं तो ये सॉल्यूशन आता है, जब m इज़ इक्वल टू माइनस n रखते हैं तो ये सॉल्यूशन आता है। अब केस क्या लेके चले हैं, n इज़ एन इंटीजर। हम n को क्या लेके चल पड़े हैं बच्चों, इंटीजर लेके चल पड़े हैं। n को हम क्या लेके चल पड़े हैं, इंटीजर लेके चल पड़े। ठीक है, इंटीजर होगा या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या वो नेगेटिव होगा। ओके,
अगर मान लिया जाए कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर सिचुएशन देखिए, मान लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर है 2 है, तो 2 है, मान लिया कि उस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ रखोगे तो -2 और +2 वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब Vx कैन नॉट बी फाइंड। कब? जब n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। मान लिया कि n आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, 1/0 तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा तो Vx को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? ओके, इसी टाइप से हम एक केस राइज करते हैं जब n आपके पास पॉजिटिव की बजाय क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अगर n आपके पास नेगेटिव इंटीजर है तो आप यहाँ देख लीजिए कि अगर n की वैल्यू -1 आ जाए तो -1 + 1 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। मान लीजिए कि n की वैल्यू -2 है तो फिर ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी। मान लीजिए कि n की वैल्यू -3 है तो ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर n आपके पास नेगेटिव इंटीजर है तो उस सिचुएशन में ux कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया ना? तो आपने क्या डिस्कस किया यहाँ पर, हमने ये डिस्कस किया कि n जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, हमने ये डिस्कस किया कि अगर n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव ले लेते हैं पहले, अगर इफ़ n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, अगर n आपके पास नेगेटिव इंटीजर है तो देन इक्वेशन a मतलब ux, द इक्वेशन a फेल्स टू गिव ux, मतलब ux को नहीं निकाल पाएंगे। अगर n नेगेटिव है तो ux को नहीं निकाल पाएंगे, तो मतलब vx निकलेगा ओनली। ठीक है, अगर n आपके पास क्या आ जाए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, देन इक्वेशन बी फेल्स टू गिव Vx। कहने का मतलब ये है कि जब n पॉजिटिव होगा तो हम Vx नहीं निकाल पाएंगे, Ux निकाल पाएंगे। तो समझ में आया ना? तो जब n आपके पास को इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अगर n पॉजिटिव है तो हम Ux निकाल पाएंगे, Vx नहीं निकाल पाएंगे, और n नेगेटिव है तो हम Vx निकाल पाएंगे, Ux को नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया ना? तो जब n आपके पास इंटीजर होगा तो आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिला, या तो ux मिलेगा या vx मिलेगा। ओके, तो वी हैव टू फाइंड, अगर एक सॉल्यूशन मिलेगा तो हमें दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, तो थस इफ़ n इज़ एन इंटीजर वी कैन ऑब्टेन वन ऑफ द सॉल्यूशन। जब n आपके पास इंटीजर होगा तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा दोनों में से, या तो m इज़ इक्वल टू n रखने की वजह से मिल जाएगा या m इज़ इक्वल टू -n रखने की वजह से मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा n के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर। ओके, तो टू फाइंड द अनदर, कहते हैं कि टू फाइंड द अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन वी प्रोसीड एज अंडर। तो हमें एक दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसका क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और हम ये लेके चल पड़े कि y इज इक्वल टू 5x jnx बी द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। समझ में आया ना? एक सॉल्यूशन आपको ऊपर मिला, सेकंड सॉल्यूशन आप लेकर चल पड़े। अगर ये सॉल्यूशन अगर ये क्या है, अगर ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, बेसल इक्वेशन का। अगर ये बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो बेसल इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम इस y का यूज करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी/dx ईजिली निकल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस में अब इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ तक समझ में आया? आपने इस y को सॉल्यूशन माना बेसल इक्वेशन का, तो इस y का यूज़ करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। ये y, अगर ये y बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो बेसल इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। इस बेसल इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर हम y
dy बाई डी एक्स, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यूज़ क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके देखिए, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर के साथ, वैल्यू पुट कर दी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, प्लस क्या था एक्स के साथ पुट कर दी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, और लास्ट टर्म क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, साथ में क्या था वाई, और वाई क्या था आपके पास 5x jnx। ओके, अब ऊपर वाली टर्म में से वो सारी टर्में इकट्ठी कर ली जिनके साथ 5x कॉमन आता है, 5x जिसके साथ है टर्म। ठीक है, एक तो टर्म आपको वो सारी टर्में इकट्ठी कर रहे हैं जिसके में से 5x कॉमन आया, तो एक तो टर्म ये दिख रही है 5x वाली, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जे डबल डैश एन एक्स। ओके, एक टर्म आपको ये दिखी 5x वाली, 5x कॉमन ले लिया तो एक्स जे डैश एन एक्स, और एक टर्म आपको ये दिखी 5x वाली, तो इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे एन एक्स। बाकी जितनी भी टर्में बची इनको छोड़कर वो सारी टर्में हमने अदर यहाँ पर लिख ली बाकी। ठीक है, ओके। अब हमने क्या कहा कि आपको पता है कि जे एन एक्स के बारे में, जे एन एक्स क्या है, जे एन एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, ये हम पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर जे एन एस बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो ये क्या करेगा, ये बेसल इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये बेसल इक्वेशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स स्क्वायर जे डबल डैश एन एक्स प्लस एक्स जे डैश एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे एन एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या है 0, तो 5x की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर 5 डबल डैश जे एन एक्स प्लस 2x स्क्वायर 5 डैश एक्स जे एन एक्स प्लस एक्स 5 डैश एक्स जे एन एक्स। ओके, अब क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को पूरी को डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर 5 डैश एक्स जे एन एक्स से। डिवाइड किया तो आपके पास आ जाता है 5 डबल डैश एक्स बाय 5 डैश एक्स, 2 टाइम्स ऑफ जे डैश एन एक्स बाई जे एन एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देगा log ऑफ 5 डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा आपको 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ जे एन एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड में log ऑफ सी, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करते हैं, log वाली जितनी भी टर्म है इन सबको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, log एम एन किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n, तो इनको कंबाइन किया log के साथ, ये 5 डैश एक्स, ये जो 2 आपको दिख रहा है ये कहाँ चला जाएगा, जे एन एक्स के ऊपर चला जाएगा, तो जे एन एक्स का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा x, राइट हैंड साइड में क्या है log c। ठीक है, तो आपके पास टर्म क्या आ जाती है, आपके पास टर्म आ जाती है कि log ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू log ऑफ दिस टर्म, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द टर्म दैट 5 डैश एक्स जे एन एक्स का होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, 5 डैश एक्स की। अब इस इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये वाली टर्म आई, 5 एक्स का इंटीग्रेशन 5 ऑफ एक्स आ जाएगा, ये सेम रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सी बाय एक्स जे स्क्वेयर एन एक्स डी एक्स प्लस सी डैश, वेयर सी डैश इज द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये 5x की वैल्यू आपको मिल गई, और आपने सॉल्यूशन क्या मानना था कि y इज इक्वल टू 5x जे एन एक्स आपने सॉल्यूशन माना था, तो यहाँ पर 5x की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू आपने 5x की वैल्यू पुट कर दी, और इसके साथ क्या रख दिया, जे एन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इस जे एन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एक तो सी डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जे एन एक्स, और एक मल्टीप्लाई हो जाएगी इस इंटीग्रेशन के साथ। ओके, तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाता है, तो thus द कंप्लीट सॉल्यूशन इज C1 जे एन एक्स, वो तो ये वाली टर्म है, और दूसरी टर्म है C2 वाई एन एक्स, C2 वाई एन एक्स, और वाई एन एक्स का काम कौन कर रहा है, ये वाली टर्म बच्चों, जे एन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स जे स्क्वेयर एन एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो आपने
बेसल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है बिल्कुल डीपली, और आपने 3 केसेस इसके अंदर अराइज किए। केस 1 आपके पास केस 1 में जब n आपके पास इंटीजर नहीं है तो उसका जो सॉल्यूशन आपने निकाला था, केस 1 में जब आपके पास इंटीजर नहीं है तो सॉल्यूशन बना था y = c1 jnx बना था, और माइनस में j - n, और साथ में क्या है आपके पास x आया था। क्लियर। जब आपने n को 0 समझा तो y = सॉल्यूशन क्या बना आपके पास, y = c1 j0x आया, और प्लस में c2 और y0 x आया। क्लियर है स्टूडेंट्स। और जब आपके पास n = इंटीजर, n आपके पास जब इंटीजर है तो सॉल्यूशन क्या बनता है आपके पास, n जब इंटीजर है तो सॉल्यूशन ये बनता है y = c1 jnx + c2 ynx, जहाँ पर ynx का काम ये करता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।